वेलकम टू लाइट हाउस यूपीएससी। देखो, लास्ट ईयर 2025 के पेपर में एक फिलोसफिकल एसे आया था राइट। अब बहुत के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह फिलोसफिकल एसे सीएपीएफ में अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अगर हम यूपीएससी का ओवरऑल पैटर्न देखें तो वी विल रियलाइज वन थिंग कि यूपीएससी अपने हर एग्जाम में धीरे धीरे करके फिलोसफिकल एसेज इंक्लूड कर ही रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यूपीएससी इस एग्जाम में भी सेम चीज करेगा, एंड ऐसा हुआ। लास्ट ईयर जब मैं क्वेश्चन पेपर बना रही थी किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के लिए, उस टाइम पे मैंने एम्फेसाइज किया था कि एटलीस्ट एक फिलोसफिकल ऐसे में अप्रोच सीख के जाओ, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को देखोगे, सिर्फ सीएपीएफ का नहीं, एलडीसी एंड बाकी सारे एग्जाम्स का, तो उसमें फिलोसफिकल ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंड ड्यू टू दैट सेम अप्रोच सीएपीएफ में भी अब फिलोसफिकल ऐसे आने के चांसेस हैं। अगर नहीं भी है तो भी हमें प्रिपेयर करके थोड़ा सा रहना चाहिए। वी नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। और लास्ट ईयर पेपर बहुत इजी आया था, ये आप सबको पता है, तो देयर आर हाई चांस कि यूपीएससी इस बार पेपर को कंपेरेटिवली टफर एज में ले जाएगा। सो आज हम लोग देखेंगे फिलोसफिकल एसे को अप्रोच कैसे करते हैं। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फिलोसफिकल एसे। होता क्या है फिलोसफिकल एसे? देखो, मुझे प्रॉपर डेफिनेशन, मुझे टेक्निकल डेफिनेशन ये सब में नहीं जाना है, बट अगर फिलोसफिकल ऐसे के बारे में मेरे हिसाब से पूछो तो हर वो इस ऐसे जिसमें स्टैटिक का पार्ट से ज़्यादा फिलॉसफी का पार्ट एक रोल प्ले करेगा, उसको हम कहेंगे फिलोसफिकल ऐसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ऐसे के लिए। कैसे? जैसे अगर मान लो आया है आपको क्लाइमेट चेंज पे, अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप क्लाइमेट चेंज पे कॉजेस, इम्पैक्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सॉल्यूशंस, ऐसे करके अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग डायमेंशन मेंशन कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन आया है ह्यूमैनिटी पे, अगर क्वेश्चन ह्यूमैनिटी पे आया है तो क्या आप ये सारे डायमेंशन यहाँ पे लगा सकते हो? नो। यही डिफरेंस होता है हमारा बाकी सारे स्टैटिक के एसे में और हमारे फिलोसफिकल एसे में। सो वी नीड टू कंसिडर इट वेरी क्लियरली कि हमारा जब फिलोसफिकल एसे आएगा तो हम उसको अप्रोच कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि जब भी हम लोग पेपर 2 के बारे में, ऐसे के बारे में बात करते हैं, व्हाट माय ओपिनियन इज कि आपको एक टॉपिक के लिए 3 पेज मिलते हैं। अब क्या करो कि इन 3 पेज में मान लो 300 वर्ड्स हमें लिखने हैं, मान लो क्या लिखने ही है राइट। तो हर पेज में 100 वर्ड लिखने हैं, यानी कि 2 पैराग्राफ मिनिमम होने चाहिए। तो आप क्या करो, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आपने 6 पैराग्राफ डिसाइड कर दिए कि मेरे 6 पैराग्राफ क्या होंगे। पहला पार्ट होगा मेरा इंट्रोडक्शन, फिर अगर क्लाइमेट चेंज पे है तो कॉजेस, फिर उसके बाद इम्पैक्ट, फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, फिर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के लास्ट में क्या हो जाएगा? कंक्लूजन। ये अप्रोच होगा मेरा राइट। बट फिलोसफिकल ऐसे आएगा तो ये सारे डायमेंशंस तो नहीं लगा सकते। तो फिलोसफिकल ऐसे को हम लोग कैसे डील करेंगे? फिलोसफिकल एसेज में अलग अलग तरह के डायमेंशंस हो सकते हैं। अब वो क्या डायमेंशन हो सकते हैं वो सोचो। सबसे पहला डायमेंशन हो सकता है कि अगर फिलोसफिकल ऐसे हमारे ह्यूमन लाइफ पे आए, मतलब लाइफ की जर्नी इस तरह से रिलेटेड आए, तो एक ऐसे डायमेंशन हो सकता है कि एक पैराग्राफ में आप डिसाइड करो एज एन इन्फेंट, फिर उसके बाद टीनेजर, फिर उसके बाद अडल्ट, फिर उसके बाद सीनियर सिटीजन। डिसाइड हमें
बीच के 4 पैराग्राफ ही करना है। पहला पैराग्राफ हमेशा हमारा इंट्रो रहता है और लास्ट पैराग्राफ हमेशा हमारा कंक्लूजन रहता है। तो इन जनरल हमें डिसाइड इन्हीं 4 पैराग्राफ्स को करना है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है कि मतलब किस तरह के ऐसे में हम ऐसा डायमेंशन डिसाइड करेंगे, इन्फेंट, टीनेजर, ये सब वाला। तो ये डायमेंशन हम लोग तब डिसाइड करेंगे जब हमारा कोई भी ऐसा चीज क्वेश्चन में है जो हमारे वे ऑफ लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आए ऑनेस्टी पे, ठीक है, कि ऑनेस्टी विल हेल्प यू एक्सेल। अब इन्फेंट वाला एंगल तो यहाँ पे उतना जरूरत नहीं रहेगा, बट टॉडलर को एक ऑनेस्टी का सिखाना चाहिए, ये हम बता सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद टीनेजर के लिए ऑनेस्टी कैसे हेल्प करता है एक्सेल करने में, एडल्ट के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है, या फिर ओवरकमिंग द फियर। अब इसमें हम चारों डायमेंशन में बता सकते हैं। तो ये मेरा एक तरह का एंगल हो गया। एक और तरह का एंगल होता है अपने टॉपिक को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करना। सब्जेक्ट वाइज इन द सेंस, subject wise in the sense historical, political, economical और social, ठीक है, इस तरह से डायमेंशन में डिवाइड करना। अब ये कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। मान लो क्वेश्चन आया नेशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, या नेशनलिज्म इज द एसेंस फॉर नेशन बिल्डिंग। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम हिस्ट्री में के बारे में बताएंगे कि कैसे इतिहास में जब नेशनलिज्म का कंसेप्ट बना, जब सारे के सारे इंटरनेशनल लीडर धीरे धीरे करके इसको मानने लगे, इसको फॉलो करने लगे, तब हमारा नेशन बिल्डिंग का आइडिया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का आइडिया, या पूरा का पूरा एकत्र भारत का जो कंसेप्ट था वो हमें आने लगा। ये सब का कंसेप्ट हमें आने लगा। फिर हम पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में कहेंगे कि अगर हमें नेशनलिज्म नहीं रहेगा तो हम क्यों डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये सबको सब्सक्राइब करेंगे, राइट। ये सबको अगर हम चाहते हैं कि हम इन सबको सब्सक्राइब करें, इन सबको माने, तो उसके लिए हमारे अंदर नेशनलिज्म की वैल्यू होनी चाहिए। फिर इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट में करेंगे। इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट में आप चाहे टैक्स सब से करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से करो, ठीक है, ये सारे में मेंशन करेंगे। और फिर लास्ट हमारा हो जाएगा सोशल। तो इस तरह से हमें अपने सारे जो फिलोसफिकल एसेज हैं उसके डायमेंशंस डिसाइड करने पड़ते हैं। बट आपके दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। आपका सवाल ये होगा कि क्या ऐसे ही यही 2 तरह के डायमेंशन होते हैं जिसमें हम पूरा का पूरा ऐसे बांटेंगे? माई आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये 2 फ्रेमवर्क जो है वो हर जगह पे बैठ जाए। बट मैंने ये देखा है कि इन जनरल अलग अलग जो हमारे फिलोसफिकल ऐसे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस टाइप का, इससे मिलता जुलता फ्रेमवर्क जो है वो फिट हो जाता है। तो इसलिए आपको भी मैं यही कहूँगी कि डोंट जस्ट मेमोराइज इट, बट एक बार ये फ्रेमवर्क ध्यान में रखना। अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। उन सारे क्वेश्चंस को जब हम डिस्कस करेंगे तो उन सारे क्वेश्चंस का हम अप्रोच देखेंगे। फिलोसफिकल इससे आपके लिए कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू ऑन दैट। एंड हम लोग इसको धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। फिलोसफिकल एसेस को लेके पैनिक नहीं करना है, बस उसके अप्रोच को समझना है। अच्छा, अब देखो, ट्रुथ इज नॉट ऑलवेज व्हाट वी विश टू बी, ठीक है। अब ट्रुथ इज नॉट ऑलवेज व्हाट वी विश टू बी, इसको किस डायमेंशन में लिख सकते हैं? अब इसको इस डायमेंशन में भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सब में, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ में हमें लगता है कि यही सच है, पर वैसा सच नहीं होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टाइम देखोगे कि जब हम लोग सब अपने बहुत ही यंग एज में थे, फॉर एग्जांपल 5, 6, 7 साल, 8 साल, ये सब क्यों, इस टाइम पे LGBTQ का कंसेप्ट ही हमें नहीं पता था, राइट। तो हमें उस टाइम पे ये सही है या ये एक जोन है जो एग्जिस्ट कर सकता है, ये हमें पता ही नहीं था, तो हमारे लिए वो सच था ही नहीं उस टाइम पे।
आज जब हम अपने आप को देख रहे हैं तो हमारे लिए ये भी सच है कि हाँ, ऐसे भी एक कम्युनिटी हो सकती है, ऐसे भी लोगों का ओरिएंटेशन हो सकता है, नॉन बाइनरी ओरिएंटेशन हो सकता है, राइट। मेनी टाइम्स हम लोग देखते हैं कि नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छी है, ये लीडर बहुत अच्छा है, बाद में हमें आगे चल के पता चलता है कि नहीं, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिमेरिट है। तो ट्रुथ जो है वो हर टाइम सच हो या ना हो, इसका जो रिलेवेंस है, इसको हमें डिस्कस करना है। नाउ, ट्रुथ के बारे में जब भी हम लोग याद करते हैं, कुछ भी अगर हम लोग सोचने की कोशिश करें, आपको अनेकांतवाद की फिलॉसफी याद है? जैनिज्म में थी। अनेकांतवाद में कैसे होता था कि एक ही बात के अलग अलग सच्चाई हो सकते हैं, अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग अनेकांतवाद भी यहाँ पे एम्फसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या एम्फसाइज कर सकते हैं कि एक चीज हो सकता है तुम्हारे लिए सही हो, बट हो सकता है वो दूसरों के लिए सही नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने डायमेंशन बताया, इसमें एक डायमेंशन ऐसे भी हो सकता है कि पहले हम लोग लिखे इंडिविजुअल लेवल पे, फिर हम लोग लिखे फैमिली लेवल पे, फिर हम लोग लिखे सोशल लेवल पे, और फिर हम लोग लिखे नेशनल लेवल पे। इसके साथ साथ आप यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल भी मेंशन कर सकते हो। अब देखो कैसे मैं बताती हूँ कि कैसे ये करना रहता है। ट्रूथ इज नॉट ऑलवेज व्हाट वी विश टू बी। अब इसको यहाँ पे मैंने देखा कि इनमें से कौन डायमेंशन मुझे सुटेबल लग रहा है ना, मेरे हिसाब से ये डायमेंशन मुझे ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इंडिविजुअल लेवल है, इस पे मैं बताऊंगी कि मेनी टाइम्स वी कंसिडर दिस थिंग एज राइट, बाद में पता चलता है कि ये चीज़ सही है ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे फ्रेंड्स को लेके हमारा परसेप्शन, ठीक है, या फिर बहुत बार ऐसे होते हैं कि हमारे वैल्यूज, ठीक है, ये सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। फैमिली, फैमिली के बारे में बात करें तो कभी बहुत लंबे पीरियड तक हमें ऐसा लगता है कि फैमिली इज नॉट सेपरेबल। मान लो एक 7-8 साल का बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है, और उसको जाके कोई भी इंसान बोल रहा है कि तुम्हारे मम्मी पापा और भाई जो ये साथ रह रहे हैं ना, ये नेक्स्ट और 13-14 साल के लिए है, उसके बाद तुम लोग सब अलग अलग सिटी में रहोगे, तुम्हारे मम्मी पापा एक जगह, तुम्हारा बड़ा भाई एक जगह, तुम्हारी बहन एक जगह, और तुम अलग जगह। और बहुत उसके बाद रियरली ऐसा होगा कि तुम लोग साल में 1 बार या 2 बार मिलोगे। वो बच्चा क्या करेगा उस टाइम पे? हंसेगा, क्योंकि उसके लिए वो बात सच ही नहीं है कि उसकी फैमिली कभी अलग होगी। बट हमारे साथ भी ये सिचुएशन था। आज हम अगर देखें तो हम लोग में से बहुत लोग हैं जो घर से बाहर रह रहे, साल में 1 बार घर जा रहे हैं। ट्रुथ हमारे लिए बदल गया है, जो सच्चाई हमारे लिए उस टाइम पे थी, आज वो सच्चाई क्या है, बदल गई है, ठीक है। इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हो फैमिली ये सब के कंटेक्स्ट में। एक बार और एक चीज होता है कि बचपन में हमें लगता है कि नहीं, आवर पेरेंट्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, माई फादर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, उनके पास दुनिया के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, हमारी माँ के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, हर चीज़ वो सॉल्व कर सकती है। एक ऐसा एज आता है फिर उनका कि उन्हें प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं मिलते, एंड देन वी आर देयर टू मेक ऑल द डिसीजंस। सच्चाई वहां पे भी बदली है। देखो, हर बार ट्रुथ को इस कंटेक्स्ट में नहीं ले जाना कि सच और झूठ का बात है। हर बार ट्रुथ को इस कंटेक्स्ट में ले, मतलब बहुत बार ट्रुथ को हम लोग इस कंटेक्स्ट में भी ले जा सकते हैं कि कई बार ट्रुथ इज व्हाट वी बिलीव इट एग्जिस्ट, ठीक है, कई बार ट्रुथ इज व्हाट वी बिलीव इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें सोशल लाइफ में क्या बोल सकते हो? सोशल लाइफ में भगवान को लेके जो मानना है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं 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 भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस, बहुत सारे सुपरस्टिशन को लोग सच मान के बैठे थे, अनटिल अनलेस हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने उन पे एक्शन नहीं लिया। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज, हर अलग अलग तरह का जस्टिफिकेशन देके चाइल्ड मैरिज को हम लोग लीगलाइज करते थे, सोशली लीगलाइज करते थे कि नहीं नहीं ये तो सही है, ये तो जरूरी है। सती प्रथा, राइट। अब हमने क्या किया है, हमने इन सब को चेंज किया है, हमारे लिए ट्रुथ जो है वो चेंज हुआ है।
आज को चल के अगर मान लो ऐसा बोल दिया जाए कि नहीं नहीं ये प्रोपोगेंडा है, कि हर जगह पे जो आप मंदिर देख रहे हो दिस इज अ प्रोपोगेंडा, कि लोग जो है वो जानबूझ के बहुत जगह पे मंदिर बना दे रहे हैं कि वो उसको फिर तोड़ा नहीं जाए। एंड आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट मंदिर, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी, मैं होलिस्टिकली बात कर रही हूँ कि कहीं पे भी पत्थर रख के उसको मंदिर जैसा बना दिया जाए और फिर ये बोल दिया जाए कि अरे नहीं नहीं ये तो बहुत ही पुराना, भगवान जी यहाँ पे खुद आए हैं, हमें तो यहाँ पूजा करना चाहिए। नहीं, वो सच नहीं है। आज नहीं तो कल वो सच के बारे में पता चलेगा। सोशल लाइफ में और क्या हो सकता है कि कोई भी आप बिलियनियर ये सब का एग्जांपल दे दो, जैसे विजय माल्या, ये सब सबकी एक टाइम पे लगता था कि ये लोग कितनी हमारे नेशनल ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या को आई पर्सनली यूज्ड टू एडमायर अलॉट बिकॉज मैं फार्मूला वन देखती थी एंड मुझे दिखता था कि उनका एफर्ट फार्मूला वन को इंडिया में लाने में क्या है, या फिर ब्रूअरीज के कंटेक्स्ट में देखो, या फिर बाकी जो उनके बिजनेस है उनके। बाद में पता चला ना, सहारा याद है, सहारा स्कैम याद है, सबको याद होगा, हम बहुत सारे घरों के पैसे गए हैं उसमें। सहारा स्कैम जो हमें लग रहा था कि सच होगा कि नहीं, जो औरतें घर में पैसा सेव कर रही है वो पैसा बाद में उन्हें मिलेगा, ठीक है, उनका पैसा कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होगा, डूब गया सारा, सच पलट गया, राइट। अब नेशनल कंटेक्स्ट में कैसे देखो, देखो जब तक मोनार्क एग्जिस्ट कर रही थी हमने नहीं माना कि मोनार्ची ही सच है, मोनार्क ही सही रूलर है, बिकॉज मोनार्क ने बोला कि मुझे तो भगवान ने सैंक्शन किया तुम पे रूल करने के लिए। जब कोलोनियलिज्म आए तो बहुत लोग का मानना रहा है कि अरे नहीं नहीं नहीं, कोलोनियलिज्म का इंडिया में आना बहुत जरूरी था, वरना इंडिया में तो डेवलपमेंट ही नहीं होता। सच उसके बाद भी पलटा कि कोलोनियलिज्म की वजह से हम लोग डिटोरिएट कर रहे हैं, हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं। भारत में पहले भले ही बहुत सारे सुपरस्टिशन थे, बट इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में, फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में, सोशल कंटेक्स्ट में हम लोग इतने खराब नहीं थे जो इन कोलोनियल रूलर्स के आने के बाद हुए, है ना। और आज का सच क्या है, फिर हमें उस टाइम पे क्या लगता था कि नहीं डेमोक्रेसी विल बी द अल्टीमेट विक्ट्री। आज का सच क्या है, आज का सच ये है कि डेमोक्रेसी में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं जिसको हमें डील करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे डायमेंशंस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप इसमें स्पेसिफिकली एक और डायमेंशन मेंशन कर सकते हो, ट्रुथ एंड लाई का, ठीक है। और उसमें सच स्पेसिफिकली एक और डायमेंशन ये भी मेंशन कर सकते हो कि जो आपके लिए सच है जरूरी नहीं है कि जो वो सही वही सच मेरे लिए भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ट्राइबल्स के लिए देखें तो ट्राइबल्स के लिए मूर्ति पूजा से ज्यादा जंगल को पूजना जरूरी है, ठीक है। और अगर वो जंगल को पूज रहे हैं और उसमें वो कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हमें लगता है यार ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भगवान को ऐसा नहीं पूछते। शक्ति कल्ट का रेफरेंस ले लो, शक्ति कल्ट में क्या होता है कि शक्ति कल्ट में बलि देने की प्रथा है। नाउ वैष्णवाइट्स मोस्टली क्या मानते हैं कि अगर हम पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा नॉन वायलेंट होना चाहिए, उसमें किसी की बलि जान ये सब की बात नहीं होनी चाहिए। तो उनके लिए वही सच है कि नहीं दिस इज द वे ऑफ वर्शिपिंग। शक्ति कल्ट के लिए ये है कि हमें शक्ति चाहिए, हमें बलिदान सीखना है, तो शक्ति कल्ट बलि देने पे एम्फसाइज करती है, तो उनके लिए वो सच है। सच तो चेंज हो रहा है ना। तो ऐसे भी इंडिविजुअल, फैमिली, सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल, इस कंटेक्स्ट में भी आप लोग लिख सकते हो। नहीं तो फिर आप अनेकांतवादी, सबका अलग अलग तरह का फिलोसफी भी आप अपने एस्से में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने दिया है सत्यमेव जयते एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू वर्सेस पॉलिटिकल रियलिटी। अब सच है ये पता है, लेकिन सच किस कंटेक्स्ट में है। अब मान लो हमने बात किया सत्यमेव जयते के बारे में, माय क्वेश्चन इज कि अगर मान लो कोई भी पॉलिटिकल लीडर है जिसके खिलाफ आप खड़े हुए हो, या फिर मान लो जो ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म है जिसके खिलाफ आप खड़े हुए हो, एक टाइम पे लोग खड़े हुए थे ना एलजीबीटीक्यू के अगेंस्ट, इसके खिलाफ आप खड़े हुए हो, आपको उस टाइम पे तो एलजीबीटीक्यू को हमने बोल दिया कि नहीं नॉन बाइनरी रिलेशनशिप्स सही नहीं रहेंगे सोसाइटी के लिए, तो उस टाइम पे तो पॉलिटिकल रियलिटी वही था, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू या लीगल वैल्यू वही था, ठीक है। लेकिन रियलिटी तो अलग थी ना, सोशल रियलिटी तो अलग थी कि क्यों नहीं रहेंगे, आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि किसी का पार्टनर क्या होगा, है ना।
तो ये जो फिलॉसफी का पार्ट है, इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रूथ है तो कौन सा ट्रूथ है, राइट? तो इस तरह से भी आप अपने एंगल को ले जा सकते हो। ट्रूथ हमेशा वही वो नहीं होता है व्हाट वी विश टू बी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ऐसे। Justice delayed is justice denied, but justice hurried is justice buried. अब जस्टिस इस हिस्से को अगर हम पूरा देखें तो पहला पार्ट है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सेकंड पार्ट है जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। अब बहुत लोग इसको रिलेट करेंगे पॉलिटी से, बट इसमें पॉलिटी के साथ साथ थोड़ा सा एथिकल थोड़ा सा फिलॉसफी का पार्ट भी आ रहा है। तो इसमें हम लोग रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सब के कंटेक्स्ट में करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपके जो मैंने इस यहाँ पे जो डायमेंशंस बताए वो डायमेंशंस नहीं लगेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल के कंटेक्स्ट में आप लोग इसको लिख सकते हो। हिस्टोरिकल, जस्टिस डिलेड का इम्पैक्ट दे दो, जस्टिस बरीड का एग्जाम्पल दे दो। पॉलिटिकल के कंटेक्स्ट में भी लिख सकते हो। इस हिस्से को लिखने का एक और पार्ट है, एक और तरीका है। बहुत बार हमें ऐसे हिस्से मिलते हैं जो ऐसे दो पार्ट में बटे हुए हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन तो पूरा कलेक्टिवली लिखना है कि जस्टिस क्यों इम्पोर्टेंट है, और जब तक जस्टिस नहीं है तब तक सोशल वेलफेयर पे हम लोग एम्फसाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए जस्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए, जस्टिस को टाइमली देना चाहिए। या फिर आप इंट्रोडक्शन में किसी एग्जाम्पल के बारे में ले सकते हो। आप कोई स्टोरी बना सकते हो कि रामू नाम का एक लड़का था जिसको जेल में डाल दिया गया क्योंकि उस पर अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगा था। नाउ वो अंडर ट्रायल प्रिजनर बन के वो जेल में गया, बट उसका जो जजमेंट था, उसका जो पूरा का पूरा प्रोसीडिंग था, उसका फाइनल डिसीजन आने में 15-20 साल लग गए। रामू 20 साल का था जब वो जेल में गया, जब वो बाहर आया तब वो एक 40 साल का लड़का इंसान था। उसकी आधी जवानी चली गई थी, उसका लाइफ का मीनिंग वहां पे खत्म हो गया था। इसलिए जस्टिस डिले कर रहे हैं तो जस्टिस डिनाई कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां पे आप रेफरेंस देके बोलते कि अगर हमने रामू को उसी टाइम पे बोल दिया कि जल्दबाजी में कि नहीं 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 ये जो हमारा सिलसिला चल रहा है इसको जल्दी निपटाना है, तो हमने गिवन फैक्ट्स के बेसिस पे ही हमने बोल दिया कि नहीं नहीं ये इसको रेपिस्ट डिक्लेयर करो, इसने कुछ वैसा किया है। और उस टाइम पे हमने ऐसा डिसीजन लिया कि ये रेपिस्ट है, इसने अटेम्प्ट टू रेप किया है, इसको डालो जेल में। तो उस टाइम पे क्या हो गया कि वो जो स्कोप था रामू के पास कि नहीं आगे मुझे सच मिलेगा, ये भी खत्म हो गया और वहां पे जस्टिस दफना दिया गया। इस तरह से आप स्टार्टिंग में 2 पैराग्राफ एक पैराग्राफ में लिख सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहला पार्ट को 3rd पैराग्राफ में डिटेल करना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसको आपको पूरा डिटेल करना है कि ये कैसे होगा। एग्जाम्पल से डिटेल करो, एक्सप्लेन करके डिटेल करो। सेकेंड 4th जो हमारा पैराग्राफ रहेगा वो कैसे रहेगा कि ये वाला जो पार्ट है जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, आप इसको डिटेल करो, आप इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करो, ठीक है? और फिर उसके बाद बताओ कि जस्टिस ना तो डिले होना चाहिए, ना तो जस्टिस जल्दबाजी में ज्यादा गलत होना चाहिए। जस्टिस एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम लेना चाहिए, बट ये मेक श्योर करना चाहिए कि उस इंसान को जो वो एक्शन लिया गया है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, उसके सोशल वैल्यूज, ये सब को प्रिजर्व कर रहा है। अब अगर मैं समराइज करूँ तो कैसे, मैंने बोला फर्स्ट 2 पैराग्राफ में आप एनेक्डोट लिख दो। एनेक्डोट का मतलब होता है स्टोरी। स्टोरी लिखना मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया। तो आप क्या करो कि फर्स्ट 2 पैराग्राफ में आप एनेक्डोट लिख दो। जैसे ही आप लोग एनेक्डोट लिखोगे वहां पे आपको देखो, इन जनरल मैं बोलती हूँ कि एनेक्डोट एक पैराग्राफ में लिमिट कर दो, यानी कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा आप उसमें एनेक्डोट लिखो और सेकेंड पैराग्राफ में उस एस्से का कोर जो थीम है उसको इलैबोरेट करो कि क्या ये ऐसे कहना चाह रहा है इस एनेक्डोट के लिखने के बाद। लेकिन अगर फिलोसॉफिकल ऐसे आया तो आप 2 पैराग्राफ तक भी एनेक्डोट जा सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डायमेंशंस नहीं रहते हैं मेंशन करने के लिए। तो आप इसको थोड़ा सा और लंबा खींच सकते हो, ठीक है? चलेगा। अब इसके बाद हमारा क्या रहेगा, पहला पार्ट, पहला 2 पैराग्राफ तो हमारा एनेक्डोट करा। 3rd पैराग्राफ में हमने जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको डिटेल किया। 4th पैराग्राफ में ये जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, इसको डिटेल किया।
सिक्स्थ पैराग्राफ में हमने क्या किया कि थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल के फास्ट ट्रायल्स ये सब के बारे में, और फिर कंक्लूजन लिख दिया। आपका क्वेश्चन इतना लंबा अगर नहीं भी आ रहा है तो ये पार्ट जो है वो आ सकता है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। अब जब ये वाला पार्ट आया तो इसको हम सोशल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में ले सकते हैं। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में उसका इकोनॉमिक लाइफ, उसका फाइनेंशियल लाइफ, ये सब के बारे में लिख दो। सोशल कंटेक्स्ट में सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। रेकलेस अगर जजमेंट होंगे, रेकलेस अगर बिहेवियर होगा तो सोसाइटी हार्म होगी। पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में लिख दो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और उस इंसान के पर्सनल फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये सब के बारे में लिख दो। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। सब्जेक्ट्स हमेशा ध्यान में रखना कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं आपके आंसर में डायमेंशन मिल जाएगा। मैं खुद अपने एग्जाम में क्या करती थी कि लास्ट पेज में मैं ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस लिख के रखती थी, क्योंकि स्टार्टिंग का आपको टाइम मिलता है जिसमें आप लिख नहीं सकते, बस लास्ट पेज रहता है। ठीक है, तो उसमें आप कॉजेज, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सॉल्यूशन, ऐसे मैंने एक जगह लिख दिया। फिर मैंने सब्जेक्ट्स लिख दिए, हिस्ट्री, एथिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसे करके मैंने लास्ट में सब्जेक्ट लिख दिए। सोसाइटी अगेन। अब जैसे ही मैंने इन टॉपिक को देख के लास्ट पेज में ये जो मेजर डायमेंशंस है उसको देखा, तो मैंने देखा कि इस एस्से में मेजर डायमेंशंस में हिस्ट्री आ सकता है, एथिक्स आ सकता है, सोसाइटी आ सकता है, पॉलिटी आ सकता है। 4 डायमेंशन डिसाइडेड। चलो भाई आंसर लिखना स्टार्ट करो, हो गया है मेरा ब्रेनस्टॉर्मिंग, या मेरा इनिशियल प्लानिंग जो था वो मेरा हो गया है। ठीक है, अब आइए हमारा थर्ड जो है, फ्रीडम इज नॉट एब्सेंस ऑफ चेंज बट एबिलिटी टू चूज योर चेंज। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, फ्रीडम क्या है आपके लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप टॉडलर वाला, कि अगर हम टॉडलर को ये फ्रीडम दे कि नहीं, थोड़ा थोड़ा जो तुम्हारा क्यूरियस माइंड है उसको तुम एक्सप्लोर करो, तो उसे चीजें अपने आप समझ में आने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत कीचड़ बना हुआ है, और मेरे भाई का बेटा यहाँ से जा रहा है, और बार बार मैं इसे यहाँ पे रोक दे रही हूँ कि मत जाओ आगे, मत जाओ आगे, मत जाओ आगे, ऐसे करके मैं बार बार रोक दे रही हूँ। उसे वहां पे वो क्यूरियोसिटी डेवलप कर रही है कि वहां पे ऐसा है क्या। तो दैट चाइल्ड विल ट्राई हिज बेस्ट कि मैं यहाँ पे जाके देखूं। अगर मुझे इतना पता है कि उस कीचड़ में बस गिरेगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा, अगर मैंने उसे वो छोड़ दिया है, वो यहाँ तक गया, उसे देखा कि कीचड़ है, उसका पैर स्लिप कर रहा है, या उसका पैर हल्का सा स्लिप कर भी गया, एंड आई एम देयर कि टू मेक श्योर कि इसको ज्यादा चोट नहीं लगे। बट कभी कभी बच्चों को ना उतना छोड़ देना चाहिए कि लगा ना, गर्म लगा ना, या चोट लगा ना। लाइक माई फादर, मेरे छोटे भाई के साथ क्या करते थे कि वो जब भी कॉफी लेके बैठते थे तो माई ब्रदर वाज लाइक कि नहीं, उसे वो कॉफी में हाथ डालना ही है। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि मेरे भाई को बहुत मन करता था कि वो कॉफी में पूरा हाथ डाले, एंड माई फादर ऑलवेज यूज टू स्टॉप हिम कि मत करो मत करो। एक दिन पापा का ध्यान नहीं रहा और मेरे भाई ने कॉफी में हाथ अपना डाल ही दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां जली, ही स्टार्टेड क्राइंग, एंड उस दिन से उसे खुद में समझ में आ गया कि नहीं, ये नहीं करना है। तो कभी कभी फ्रीडम जो होता है वो एब्सेंस ऑफ चेंज नहीं रहता है, बट आपको खुद से अगर वो स्पेस दिया जाए कि डिसाइड योर ओन चेंज, तब वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है उस इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए। तो इसमें हम लोग जो वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ है उसका मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, अब सीनियर सिटीजन से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, आप घर में बैठे रहिए। इन जनरल कन्वेंशनली देखा जाए, आप घर में बैठे रहिए, आपको कुछ भी ज्यादा मूवमेंट ये सब करने की जरूरत नहीं है, खाइए पीजिए दवा ये सब खाइए पड़े रहिए। अगर उस टाइम पे किसी सीनियर सिटीजन को मन कर रहा है कि मुझे घूमने जाना है, ठीक है, तो फिर लेट हिम गो। उनको डिसाइड करने दो कि वो कहाँ तक जा सकते हैं, या फिर वो कि आसपास के लोकल प्लेसेस में ही वो ट्रैवल करके आ सकते हैं, या फिर उन्हें बाकी स्टेट में ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना, उनको उनका चेन खुद डिसाइड करने देना चाहिए। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे जो हमारा ये वाला पार्ट था
इन्फेंट, टीनेजर, टीनेजर के कंटेक्स्ट में तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ को समझना। एडल्ट, सीनियर, ये वाला हम लोग इसमें इम्प्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा और क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे हम LGBTQ ये सब के बारे में रेफरेंस दे दिए। अपार्ट फ्रॉम LGBTQ हम लोग और क्या रेफरेंस दे दिए, अपने जॉब लाइफ के बारे में, अपने करियर को चूज करने के बारे में, ये सब के बारे में भी हम लोग रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं ये चीज सबको पढ़ने नहीं बोल रही हूँ, बट जिसको मन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पढ़ लेना। एनसीईआरटी पॉलिटी में भी ये चीज मेंशन है, आप गूगल करके भी पढ़ सकते हो। लिबर्टी पे डायरेक्टली फिलोसफी से रिलेटेड या पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी को आप लोग प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, अब इसमें भी चेन का किस एक्सटेंट तक चेन जाना चाहिए, क्या वो रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है, क्या हमें वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि हम अपने चेन्स को चूज करें, ये सबको कंटेक्स्ट में आप इसको क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। देखो, एक्चुअली में ना ये जो क्वेश्चन है ये हमारे जो फिलोसफी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी का जो लिबर्टी वाला पार्ट है उससे जुड़ा हुआ है। लिबर्टी का मतलब होता है इतना स्पेस देना कि सामने वाले अपने आप को खुद एक्सप्लोर करके अपना डायमेंशंस, अपना पूरा का पूरा अप्रोच लाइफ का डिसाइड कर ले। अगर वो आपको मिल रहा है देन दैट इज द लिबर्टी, दैट इज द फ्रीडम यू आर एंजॉइंग। अगर आपको उतना लिबर्टी नहीं मिल रहा है देन यू आर नॉट एंजॉइंग योर फ्रीडम। सब्जेक्ट वाइज इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, ये सब के बारे में भी डिटेल कर सकते हो। गाइज, ये जो डायमेंशंस है ना, इससे आपके मोस्ट ऑफ द फिलोसफिकल एसेस डिसाइड हो जाएंगे। स्टैटिक वाले ऐसे में आपको ये जैसे सब्जेक्ट वाइज, बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स पूछते भी है कि मैम ये सब्जेक्ट वाइज लगा के, हिस्ट्री पॉलिटी लगा के हम लोग स्टैटिक ऐसे लिख सकते हैं? नहीं भाई, नहीं लिख सकते हो। उसमें प्रॉपरली जो उससे रिलेटेड जो अलग अलग डायमेंशंस होते हैं उस पर एम्फेसाइज करो ना। फिलोसफिकल एसे कहीं ना कहीं इन तीनों से बन ही जाता है, एंड दिस इज द मास्टर ट्रिक ऑफ फिलोसफिकल एसे जो आप लोगों को डिसाइड करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब क्या हम इसमें ये क्या चेक्स एंड बैलेंसेस का मेंशन नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं कि अगर एब्सोल्यूट पावर करप्शन होगा तब तो फिर पूरा का पूरा गुड़ गोबर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग अगर पावर करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर सेंट्रल में पावर करप्शन हो गया तो नीचे दिक्कत होगी, ये भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या बात करना है, इसमें हमें ये बात करना है कि पावर जो है किसी हाथ में के हाथ में पावर अगर आया तो वो पावर उस इंसान को करप्ट बना सकता है। याद करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब एक बार डिसीजन मेकिंग में आई थी, ठीक है, आज़ादी से पहले, तब उन्हें लगा था कि नहीं ये डिसीजन मेकिंग तो बहुत अच्छा है। फिर गांधी को खुद इंटरफेयर करना पड़ा था कि तुम लोग ये ज़रूरत से ज़्यादा लॉ मेकर्स ये सब के चोचलेबाजी में मत पड़ो, हमारा मेन गोल है इंडिपेंडेंस और तुम लोग इस पे इंडिपेंडेंस पे ही फोकस करो। वरना उस टाइम पे जो एक बार चस्का लगता है पावर का तो फिर तो वो मज़ेदार ही लगता है ना। तो पावर जो है वो करप्ट करता है, लेकिन आपको अगर एब्सोल्यूट पावर दे दिया जाए तो वो आपको एब्सोल्यूटली करप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमने आज के टाइम पे एक पॉलिटिकल पार्टी को चूज किया जो पैन इंडिया रूल करेगी, ठीक है, अब इसमें करप्शन होने के चांसेस है। बट अगर हमने उसमें जो हमारे बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, जैसे जुडिशरी है ना, जुडिशरी प्रोटेक्ट करता है, फिर उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये भी प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारे उनके एक्ट को डिटरमाइन करने के लिए हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज ये सब रहती है, ठीक है। तो अगर हम हाँ, प्रेसिडेंट का वेरिफिकेशन भी रहता है, लोकसभा का डिसीजन फिर राज्यसभा में जाता है, वहां पे वोट होता है। तो अगर हम इन सारे चेक्स एंड बैलेंसेस को हटा दे तो एब्सोल्यूट पावर मिल जाएगा सरकार को। तो आपको नहीं लगता कि अगर एब्सोल्यूट पावर मिलेगा तो एब्सोल्यूटली करप्शन होगा? राइट, दिस इज द डायमेंशन, दिस इज द एम्फोसिस ऑफ दिस एसे जो आपको समझना है। अब यहाँ पे जो हमारे तीन अप्रोच थे, वे ऑफ लाइफ, सब्जेक्ट
और एक सोशल इकोनॉमिकल, इनमें से आप डिसाइड करो कि इनमें से कौन सा यहाँ पे सबसे ज्यादा सुटेबल लगेगा। एक्चुअली में इसमें कोई भी ज्यादा सुटेबल नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो हम फिर भी कहीं ना कहीं ये वाला डायमेंशन लगा सकते हैं। फैमिली में अगर मदर को बहुत ज्यादा पावर मिल गया, ठीक है, तो हो सकता है कि वो सारे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ अपने ही फेवर में लेने लगे। जैसे सास बहुत सारी जगह पे देखे, अभी भी जो रिसेंट जो हमारी रिटायर्ड जज थी, जिसकी वजह से उसकी जिसने मतलब उनकी बहू का डेथ हो गया, एंड ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी, आप उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, कि जरूरत से ज्यादा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसी के भी हाथ में आएगा तो इंसान करप्ट बनेगा ही। तो इस तरह से हम लोग लेके चल सकते हैं, क्योंकि पावर के बारे में बात हो रहा है तो ऑब्वियसली इन्फेंट टीनेजर ये सब के बारे में बात करना उतना सही नहीं रहेगा, बिकॉज पावर इज समवेयर रिलेटेड टू पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब अमेरिका का रेफरेंस आप इंटरनेशनल डायमेंशन में ले सकते हो, राइट। तो इस तरह से डिसाइड कर लेना कि कहाँ पे कौन सा ऐसे हम लोग कौन सा डायमेंशन हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो, मैं हर बार आप लोगों को वही पार्ट में इसलिए ले जा रही हूँ, मेरा सोल रीजन है कि आप लोग उसी डायमेंशन से इमेजिन करो कि आप किस तरह का ऐसे लिखोगे। अभी जब ये क्लास कंप्लीट होगा, उसके बाद इन सारे पे ऐसे लिखने की कोशिश करना, और वो हो जाएगा, बट एक बार डायमेंशंस के कंटेक्स्ट में मैच करके देखना। A nation's strength ultimately lies not in power of its arms, but harmony of its arms. ये टॉपिक तो मेरे हिसाब से कंपेरेटिवली थोड़ा इजी भी लग रहा है, ठीक है। अब नेशन का स्ट्रेंथ है, अब इसमें सब्जेक्ट वाइज बन सकता है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बन सकता है, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ बन सकता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसमें मेंशन कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन के कंसेप्ट में भी मेंशन कर सकते हो। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा है। कंसाइंस इज द इनर वॉइस दैट वांट्स अस समवन मे बी लुकिंग। अब इसमें मुझे ना एक स्टोरी याद आती है। वो स्टोरी ये रहती है कि एक आश्रम में एक साधु जो है, वो सारे अपने जो उनके डिसिपल्स रहते हैं, उनको वो एक एक कबूतर देते हैं, और हर इसको बोलते हैं कि जाओ और इस कबूतर को वहां से उड़ाना जहां से कोई तुम्हें देख नहीं रहा हो। सारे बच्चे जाते हैं और वैसा वैसा लोकेशन खोज के कबूतर को उड़ा देते हैं। एक बच्चा रहता है जो कबूतर लेके वापस आ जाता है। तो वो जो साधु रहते हैं वो पूछते हैं कि तुमने क्यों नहीं उड़ाया। तो वो बच्चा बोलता है कि कोई नहीं अगर देख रहा था तो भी तो मैं देख रहा था। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियस, ये सब के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो आप क्राइम कर रहे हो तो भी तो आप अपने आप को क्राइम करते देख रहे हो, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई नहीं देख रहा है तो रोड पे कचरा डाल दो, आप खुद तो देख रहे हो, तो आपका तो अपना कंसाइंस होना चाहिए ना, ठीक है। और ये कंसाइंस का इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर हम कुछ भी जरूरत से ज्यादा एक्सट्रीम एक्टिविटी करें तो हमें डर रहता है कि किसी ने देख तो नहीं लिया। ये कंसाइंस जो हमारे अंदर डर बैठाता है ना, ये डर हमें बहुत हद तक बहुत एक्सट्रीम चीजों को करने से क्या करता है, रोकता है। तो इसलिए कंसाइंस यहाँ पे जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब इस कंसाइंस को डेवलप कैसे करें, आप ये अपने आंसर में लिख सकते हो। आप यहाँ पे स्कूल लाइफ ये सब के बारे में भी लिख सकते हो कि चीटिंग क्यों नहीं बच्चे करते, क्यों सारे बच्चे ओपनली चीटिंग नहीं करते। इसलिए क्योंकि उन्हें हर टाइम डर रहता है कि उनकी टीचर कहीं ना कहीं उनको देख लेगी, और अगर वो देख लेगी तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप मान लो पब्लिक सर्विस में आ गए, अब वहां पे आप हर इंसान क्यों नहीं बेईमानी कर रहा है, क्योंकि अगर किसी ने भी बता दिया तो फिर हो गया कांड। तो इस तरह से आप यहाँ पे विसल ब्लोअर एक्ट, प्रोटेक्शन, एआरसी का क्या रिकमेंडेशन, ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। बट ये चीजें उन लोगों के लिए सही है जो यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे थे और वो ये सारे कंटेंट कहीं ना कहीं पढ़ चुके। जितने भी लोग नहीं पढ़े हैं, हर जगह पे बॉक्स में जो दिया हुआ है प्लीज उसे अवॉइड करना, वो आपके लिए नहीं है। अभी के टाइम पे लास्ट मोमेंट पे इतना पढ़ना, इतना मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ना सही नहीं रहेगा। अब एक और क्वेश्चन देखो, डेवलपमेंट दैट डिस्ट्रॉयज नेचर इज नॉट डेवलपमेंट, इट इज सोफिस्टिकेटेड सुसाइड, है ना। अब इस क्वेश्चन में देख के आपको एटलीस्ट इस क्वेश्चन का तो मीनिंग समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन के दो पार्ट हैं तो हम लोग एक एक पैराग्राफ में एक एक पार्ट को डिटेल भी कर सकते हैं। मैंने आपको अगेन बोला कि अगर आप फिलोसफी की एस्से है तो आप उसमें एनेक्डोट 2 पैराग्राफ के भी लिख दो तो भी चलेगा। बातें बनाने की कोशिश करना, इसमें सब्जेक्ट
ना तो मैटर करेंगे, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल। हाँ, आप यहाँ पे जो हमारा डायमेंशन था, जो इंटरनेशनल, फैमिली, सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल, अब इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, सोशल, इस टाइप के डायमेंशंस को आप इस हिस्से में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो हर बार हर टॉपिक देखने से पहले आपको ये काम जरूर करना है कि आप उन डायमेंशन को देखो और फिर उसको लिखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। गाइज, इस तरह से मैंने सारे के सारे जो हमारे एसेज है उसको, मैं मतलब बहुत सारे टॉपिक्स पॉसिबल थे पीवाईक्यू के बेसिस पे, बट मैंने कुछ कुछ जो मुझे सही लगा है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए है। तो आप लोग प्लीज अपने साइड से जो इन सबको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। 2-3 दिन जैसे ही टेलीग्राम एक्टिव होगा, मैं इन सब के मॉडल आंसर भी एक ही पीडीएफ में करके डाल दूंगी, बट तब तक एटलीस्ट 3-4 फिलोसॉफिकल एसेज में आंसर जो है वो लिखने की प्लीज कोशिश करो। दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। एग्जाम बहुत पास में, अच्छे से मेहनत करिए। हम लोग फिर मिलेंगे, फिर एक किसी डायमेंशन पे बात करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, बाय बाय।